चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो मेजरमेंट ऑफ गियर एलिमेंट्स होगा। गियर का जो भी एलिमेंट होता है उनके मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में गियर का सर्कुलर पिच, डायमीट्रल पिच या मॉड्यूल नापने के उसके मापन के तरीकों को पढ़ना है आपको। उसके अलावा गियर की प्रोफाइल कैसी है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। गियर प्रोफाइल के अलावा गियर के टूथ की मोटाई कितनी होती है, दांतों की जो मोटाई होती है, थिकनेस ऑफ गियर टूथ, इसके मापन को भी पढ़ना है। उससे पहले जो है आपको गियर का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब ये है कि गियर क्या होता है, गियर कैसे काम करता है और गियर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो आज पूरे के पूरे क्लास में आप गियर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किसी स्फेरिकल टाइप पे गियर के दांत कटे हुए हैं, ये गियर का फिगर है, ठीक है। ये इसका टॉप लैंड है, ये इसका फेस है और ये इसका फ्लैंक है। ये जो एक सर्किल दिख रही है ये क्लियरेंस सर्किल है। ये डेडेंडम सर्किल है। ये बीचों बीच से जाता हुआ जो सर्किल है वो पिच सर्किल है। और जो सबसे टॉप से जाता हुआ सर्किल है वो एडेंडम सर्किल है। तो स्क्रू थ्रेड के मापन में हम लोगों ने पिच सर्किल का मेजरमेंट किया था। यहाँ पे भी हम लोग पिच सर्किल के डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पिच के अंतर्गत तीन चीजों का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें डायमीट्रल पिच है, सर्कुलर पिच है और मॉड्यूल है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा इन गियर के दांतों की कितनी चौड़ाई है इसका भी मापन आपके सिलेबस में है। उसके अलावा जो है आपको इसका प्रोफाइल मापना भी आपके सिलेबस में है। वो हम लोग प्रोफाइलोमीटर से नापेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं प्रोफाइल में। उससे पहले बेसिक्स के लिए मैंने ये बातें बताई हैं। ये टूथ थिकनेस है, ये टूथ स्पेस है, और यही कहीं आप जानते हैं एक बेस सर्किल भी होता है।
तो सबसे पहले गियर क्या होता है, गियर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो है, पहले जो पावर ट्रांसमिशन होता था किन्हीं दो शाफ्ट के बीच में, वो गियर से ना होकर के फ्रिक्शन सर्किल से, फ्रिक्शन व्हील से होता था। पहले किन्हीं दो शाफ्ट के बीच में अगर हमें पावर ट्रांसफर करना है तो हम उन दोनों को बस चिपका देते थे, और फ्रिक्शन की वजह से, पहले शाफ्ट की वजह से दूसरा शाफ्ट घूमता था। उससे क्या होता था, पावर ट्रांसमिशन हो जाता था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो पाता था। अब क्यों एग्जैक्ट की बात करते हैं, तो जब तेज स्पीड से चलता था फ्रिक्शन व्हील तो उसपे स्लिपिंग होती थी। स्लिपिंग के कारण पावर लॉस होता था। पावर लॉस के कारण हम जो डिजायर्ड वेलोसिटी चाहते थे दूसरे वाले शाफ्ट में, वो हमें प्राप्त नहीं होता था। इसके लिए तो साइंटिस्टों ने विचार किया कि अगर ग्रूव काट दें, कुछ दांत काट दें हम उसके सरफेस पे, दोनों शाफ्ट के सरफेस पे, तो पावर ट्रांसमिशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार का दांत, आप लोग, एक और बात है, गियर और दांतों में बहुत डिफरेंस होता है। गियर गियर है और दांत दांत है, दोनों में अलग अलग बातें हैं। इसको समझने के लिए आप लोग सुने होंगे कि गियर वाली साइकिल खरीदने को बच्चे बोलते हैं, तो वो गियर वाली साइकिल नहीं होती, वो स्प्रॉकेट वाली साइकिल होती है। वो गियर से नहीं चलती है, ठीक है। गियर जनरली हमारे व्हीकल्स में लगा होता है, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में लगा होता है। अब उसमें क्या डिफरेंस है और दांतों में क्या डिफरेंस है, इसको समझिएगा। जो गियर के दांत होते हैं, गियर की एक खासियत होती है कि आपको जो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो चाहिए वो एग्जैक्ट आपको गियर में मिलेगा, लेकिन स्प्रॉकेट में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पावर ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। यही एक अंतर है किसमें, गियर में या फिर किसी आम दांतों में। अब एक और बात, गियर जो होता है वो पॉजिटिव ड्राइव होता है। पॉजिटिव ड्राइव का अर्थ होता है कि जहां फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर जब हम फ्रिक्शन व्हील का इस्तेमाल करते थे तो वहां पे स्लिपिंग पॉसिबल होता था, ठीक है। स्लिपिंग पॉसिबल का मतलब यह है कि जब दोनों के दोनों व्हील्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक व्हील है और एक ये व्हील है, दोनों आपस में पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो जब ये दोनों हाई स्पीड पे चलेंगे तो इनके बीच स्लिपिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये एक तरह का नेगेटिव ड्राइव होता है। जहां पे स्लिपिंग पॉसिबल होता है वो नेगेटिव ड्राइव होता है। लेकिन एक अज्यूम कीजिए कि हम इसी में दांत बना देते हैं इस तरह का, और इन दांतों को इसमें फंसाने के लिए यहाँ भी दांत बना देते हैं दूसरे वाले पे भी, तो स्लिपिंग पॉसिबल होगी? नहीं होगी। लेकिन ये दांत काटना ही सबसे बड़ा काम है, इसीलिए पूरा का पूरा गियर पढ़ना पड़ता है कि ये दांत काटेंगे कैसे जिससे ये स्लिपिंग ना हो और प्योर रोलिंग मोशन आपको मिलता रहे। प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे फ्रिक्शन काम करे और पावर लॉस ना हो और स्लिपिंग भी ना हो। तो गियर क्या है, सुन लीजिए। गियर कोई भी एक सर्कुलर एलिमेंट जिस पर दांत कटे हों, और उन दांतों का क्या काम हो, उसकी वजह से वो जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर कर पाए एक शाफ्ट से, एक पावर शाफ्ट से दूसरे पावर शाफ्ट में, वही गियर एलिमेंट है, ठीक है। अब गियर एलिमेंट में बहुत सारे गियर के एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट मतलब भाग। अब कौन कौन से भाग के बारे में आपको पढ़ना है और किन किन का मेजरमेंट करना है, हमने पहले ही बता दिया कि पिच सर्किल का मेजरमेंट करना है, टूथ थिकनेस का मेजरमेंट करना है, और टूथ प्रोफाइल का मेजरमेंट आपको पढ़ना है। तो जो पहला गियर एलिमेंट आपको बताना है वो है पिच सर्किल, पिच वृत्त कहते हैं इससे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग गियर पढ़े होंगे टोम में, तो वहां पढ़ा होगा कि एक पॉइंट होता है जिस पर क्या होता, प्योर रोलिंग मोशन हमको दिखता है गियर में, इन केस ऑफ व्हाट,
चाहे वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल का गियर हो, चाहे वो साइक्लॉइडल प्रोफाइल का गियर। तो जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट में ड्यूरिंग ऑल ओवर सर्कुलर मोशन और रोलिंग मोशन ऑफ गियर हमें प्योर रोलिंग मोशन दिखे, और उस पॉइंट से पास करते हुए अगर हम एक सर्किल बनाएं जो कि सेंटर कॉन्सेंट्रिक हो सेंटर के, तो वो जो सर्किल होता है उसे पिच सर्किल कहते हैं। ठीक है, उसे ही पिच वृत्त कहा जाता है। पिच वृत्त पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको प्योर रोलिंग मोशन दोनों गियर एलिमेंट्स का दिखेगा जो आपस में कंबाइंड है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट आपके सिलेबस में है। अब देखिए पिच सर्किल डायामीटर आपको जानना है, तो पिच सर्किल जो होता है उसी के डायमीटर को उसी का जो डायामीटर है वही पिच सर्किल डायामीटर है। ठीक है, पिच पॉइंट तो मैंने बोला कि एक ऐसा पॉइंट होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट ऑफ, जहां से कांटेक्ट स्टार्ट होता है और जहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खत्म होता है, उसके बीच में एक पॉइंट होता है पिच पॉइंट, जहां पर क्या होता है प्योर रोलिंग मोशन आपको दिखता है। तो जहां जिस पॉइंट पे पूरे लाइन ऑफ कांटेक्ट के अलोंग जिस पॉइंट पे आपको रोलिंग मोशन दिखे वो क्या है, पिच पॉइंट है। ये आप लोग पढ़े होंगे एक और लॉ ऑफ गियरिंग में, कि लॉ ऑफ गियरिंग में एक पॉइंट होता पिच पॉइंट जिस जो ये कहता है कि जो फिक्स्ड होना चाहिए, अगर वो बदलता है तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो वही वाला पॉइंट है। अब पिच सरफेस की बात करते हैं, तो पिच सर्किल के वजह से जो पिच सरफेस बनता है, ये एक इमेजिनरी सर्किल है, याद रहे ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है। तो इसकी वजह से जो सतह बनता है, अगर इसको एक गोल सा बनाएं तो इसकी वजह से जो सतह हमें प्राप्त होगा वो पिच सरफेस होगा। अब देखिए पिच लाइन क्या होता है। पिच लाइन और लाइन ऑफ कांटेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पूरी की पूरी पिच सर्किल पूरे के पूरे दांत पे कुछ ऐसी बनी होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा दांत है, तो इसके अंदर मैं आपको पिच सरफेस और ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये पिच सरफेस है। ठीक है, ये अंदर भी ये जो पिच सर्किल होगा वो दांत के पीछे भी तो होगा इसी के अंदर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये पिच लाइन है, ये वाली लाइन पिच लाइन है, और जो ये पूरा का पूरा पीछे वाली पिच सर्किल और आगे वाली पिच सर्किल से जो जोड़ने वाला पूरा सतह है आपका, वो क्या है, पिच सरफेस है। अब सर्कुलर पिच की बात करते हैं। सर्कुलर पिच का क्या अर्थ है, कि एक दांत से शुरू हो करके दूसरे दांत के उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट में जो ये दूरी होती है, जितनी दूरी चलता है, एक्चुअली होता क्या, सर्कुलर पिच का शाब्दिक अर्थ ये है कि एक दांत पॉइंट कांटेक्ट जब करता है और जब वो उसी दांत को छोड़ता है तो वो कितनी दूरी अपने सर्कुलर पिच सर्किल पे चलता है, वही सर्कुलर पिच है। अर्थात वो यहाँ से शुरू करता है और वो जा करके यहाँ पर खत्म कर देता है, तो ये जो दूरी है इसे ही सर्कुलर पिच कहा जाता है। इसका आपका मेजरमेंट आपके सिलेबस में है। अब डायमीट्रल पिच क्या होता है। डायमीट्रल पिच का फॉर्मूला होता है, उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, जैसे कि सर्कुलर पिच का है जिसका फॉर्मूला होता है पाई डी बाई टी। ये सर्कुलर पिच का फॉर्मूला है, और डायमीट्रल पिच का जो फॉर्मूला है वो टी अपॉन डी। ये डायमीट्रल पिच का फॉर्मूला। सर्कुलर पिच का एक और अर्थ है कि गिवन डायामीटर पे, ठीक है, गिवन सरकमफ्रेंस पे कितने नंबर ऑफ दांत हैं,
इसकी संख्या जो है वो सर्कुलर पिच से पता चलती है। दांतों की संख्या सर्कुलर पिच से ज्ञात होता है। जितना कम से कम सर्कुलर पिच होगा उतना अधिक से अधिक दांतों की संख्या कही जाती है। चलिए मॉड्यूल पढ़ते हैं। मॉड्यूल एक बहुत बेसिक एलिमेंट है गियर का। आपको कभी भी दो गियर आपस में मैस कर रहे हैं तो अगर उनका मॉड्यूल सेम नहीं रहा तो आपकी मैसिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मॉड्यूल सेम है ना, बहुत जरूरी। अब मॉड्यूल होता क्या है, ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है डी ओवर टी का। अब यहाँ जो डी है वो क्या है, ये जो डी है वो सर्कुलर डायामीटर, सर्कुलर पिच डायामीटर है। ठीक है, पिच सर्किल जो है उसी का डायामीटर है। टी क्या है, नंबर ऑफ टिथ ऑन द गियर है। अब अगला जो है वो है एडेंडम। एडेंडम क्या होता है समझे। ये जो दूरी है इसे एडेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेंडम। अब ये दूरी को आप कैसे बताएंगे, कहेंगे कि जो पिच सर्किल और टूथ के सबसे ऊपर वाले सतह के बीच की जो रेडियल दूरी है उसको क्या कहा जाता है, एडेंडम। ठीक है, एडेंडम क्या होता है, पिच सर्किल और टूथ के सबसे ऊपरी सतह के बीच की रेडियल डिस्टेंस होती है। ठीक है, वो है एडेंडम। अब एडेंडम सर्किल की बात होगी कि एडेंडम सर्किल क्या होता है, एडेंडम वृत्त क्या होता है। एडेंडम वृत्त जो होता है, अगर बहुत सारे टीथ होंगे किसी गियर पे, ठीक है, तो सारे टीथ के सबसे ऊपरी वाले सतह से अगर पास करते हुए हम एक वृत्त बनाएं तो वो वृत्त अडेंडम सर्किल कहलाता है। ठीक है, एक डिडेंडम सर्किल भी होता है। टूथ का जो बेस है उससे पास करता हुआ अगर हम एक सर्किल बनाएं वो डिडेंडम सर्किल होता है। और तो एक डिस्टेंस डिडेंडम भी होती है, ये डिस्टेंस डिडेंडम कहलाती। डिडेंडम क्या है, पिच सर्किल और बेस ऑफ द टूथ, इसके बीच की रेडियल डिस्टेंस होगी डिडेंडम। और ये सर्किल कौन सी होगी, डिडेंडम सर्किल। एक क्लियरेंस सर्किल भी होती है। अब क्लियरेंस सर्किल क्यों दिया जाता है समझिएगा। क्लियरेंस सर्किल जब ये मैसिंग करता है, मान लो एक और गियर इसी के बीच में दूसरे गियर का जो दांत है वो ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो कितनी गहराई तक जा सकता है। जब वो कितनी गहराई तक जाए और जो जगह बचता है किसके बीच में, उसके टूथ के सरफेस के बीच में और डिडेंडम सर्किल के बीच में, वही क्लियरेंस कहलाता है। क्लियरेंस का बहुत उपयोग है। क्लियरेंस अगर नहीं देंगे हम किसमें, गियर्स में, तो जो टॉप सरफेस है, ये जो टॉप लैंड है दूसरे गियर का, वो क्या करेगा, मैसिंग करेगा, उसके सरफेस के साथ चिपक जाएगा। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो वियर टियर हो सकता है, गियर के प्रोफाइल को नुकसान पहुंच सकता है। और आप जानते हैं गियर को काटना काफी कठिन कार्यों में से एक है, काफी कॉस्टली है। तो आप क्लियरेंस समझ लीजिए। क्लियरेंस सर्किल होता है, क्लियरेंस भी समझ लीजिए। क्लियरेंस क्या होता है कि जो रेडियल दूरी हम छोड़ते हैं मैशिंग के दौरान वही क्लियरेंस है। एक्चुअली ये जो मैशिंग गियर होता है उसके टॉप लैंड और डिडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक और बात है, बैकलैश। एक चीज और होता है, बैकलैश होता है, ये भी जान लीजिए। बैकलैश क्या होता है, बैकलैश जो है, मान लीजिए इसके बीच में दूसरे गियर का दांत आके फंस गया, ठीक है, अगर उस गियर का भी दांत की जो चौड़ाई है वो इस गियर के स्पेस के बराबर हो गई तो होगा क्या, वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो टूथ स्पेस है, दो दांतों के बीच की दूरी है, वो बड़ी होती है। और जो टूथ थिकनेस है वो क्या होता है,
वो कम होता है। तो अब जब कम होता है तो कुछ जगह बच बच जाता है। उस जो जगह बचता है उसी को क्या कहा जाता है? बैकलेस। बैकलेस इज प्रोवाइडेड बाय बिकॉज वी हैव टू अवॉइड जैमिंग इन द गियर्स टूथ। हमें जाम ना हो जाए गियर के दोनों दांत आपस में मिलने के कारण, इसकी वजह से हम लोग बैकलेस देते हैं। अब अगला देखते हैं, होल डेप्थ। सुनिए होल डेप्थ क्या होता है। देखिए दो तरह के डेप्थ होते हैं, एक वर्किंग डेप्थ होता है, एक टोटल डेप्थ या होल डेप्थ आपके केस में होता है। वर्किंग डेप्थ क्या होता है? ये जो है एडेंडम से लेकर के क्लियरेंस सर्किल तक की रेडियल डिस्टेंस होती। क्यों? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दूसरा गियर आ करके मिलता है आपके पहले वाले गियर से, तो जो उसका दांत का टॉप लैंड है दिस, ये जो टॉप लैंड है दूसरे वाले का आके इसके अंदर मेस तो हुआ होगा। तो जब वो मिलता है तो वो कितनी दूरी एडेंडम से नीचे तक रेडियली गया है, वही उसका वर्किंग डेप्थ है। जनरली वर्किंग डेप्थ जो होता है वो एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस के बराबर होता है। और टोटल डेप्थ कितना होता है, जो कि होल डेप्थ आपके केस में है, वो टोटल एडेंडम और डिडेंडम का सम होता है। वो कितना गहरा है दांत, उसको दर्शाता है। और वर्किंग डेप्थ किसको दर्शाता है? कि जब मिले दो दांत आपस में तो वो कितनी गहराई में टूथ थिकनेस के, सॉरी, टूथ स्पेस के बीच में गए। अब फेस ऑफ टूथ की बात करते हैं। अब देखिए ये थोड़ा गंदा हो गया, यहाँ समझिएगा, ये भी दांत ही है। अब इस दांत को देखें तो यहाँ एक पिच सर्किल का वो पिच लाइन वाली सर्किल होगी, ठीक है, अंदर तक। यहाँ से भी एक सर्किल जा रहा होगा जो कि एडेंडम ही होगा, यहाँ से भी एक सर्किल जा रहा होगा जो कि एडेंडम ही होगा। इसके बीच से भी एक लगभग सर्किल जा रहा होगा जो पिच सर्किल होगा, पीछे वाले के भी बीच से एक पिच सर्किल। तो एक बीच में एक लाइन बन रही होगी, आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है? दांत का सतह है। ये टॉप लैंड है, ये भी सरफेस है बगल वाला। तो अगर इसके ऊपर सतह की बात करते हैं ये वाला, तो इसको बोला जाता है फेस। क्या बोला जाता है? फेस। और अगर बेस, सॉरी, पिच सर्किल से लेकर के बेस तक की जो सरफेस है उसको बोला जाता है फ्लैंज। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कई बार पूछा है कि व्हाट इज प्लेस फेस इन अ गियर प्रोफाइल एंड व्हाट इज अ फ्लैंक इन अ गियर प्रोफाइल, बोथ आर डिफरेंट थिंग। आपको मैंने थिकनेस ऑफ टूथ बता दिया है कि टूथ थिकनेस क्या है, टूथ स्पेस क्या है, और जो बाकी बातें हैं बॉटम लैंड और टॉप लैंड। टॉप लैंड जो होता है किसी भी दांत का जो ऊपरी सतह है उसे टॉप लैंड कहा जाता है। बॉटम लैंड, अब देखिएगा, दो दांतों के बीच में एक निचला हिस्सा भी होता है गियर के बीच में, तो वो जो निचले हिस्से का सतह है उसे बॉटम लैंड कहा जाता है। बॉटम लैंड का भी बहुत योगदान है। बॉटम लैंड के ही अंदर से जब दो गियर मेस कर रहे हो तो उसके बीच में जो जगह बचती है उसी से लुब्रिकेंट्स आसपास या इधर उधर फैलते हैं। उन्हीं की वजह से इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन का लेवल कम होता है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब फिलेट क्या होता है? अब देखिए एक और बात, जो बॉटम लैंड है, ठीक है, और जो दांत का प्रोफाइल है वो अगर यहाँ शार्प रहेगा तो दिक्कत होती है। तो करते क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा एलिमेंट भर देते हैं, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट भर देते हैं, तो उसे ही कहा, क्या कहा जाता है? फिलेट कहा जाता है। फिलेट आप एक और जगह देखे होंगे। मान लीजिए हम ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो एक फिलेट वेल्ड के लिए क्या करना पड़ता है? ये भी एक वेल्ड, कैसा वेल्ड है? ये फिलेट वेल्ड है। तो जब भी एकदम शार्प 90 डिग्री सरफेसेस होते हैं तो उनके बीच कंसंट्रेशन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? फिलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? कम हो जाता। अब पाथ ऑफ कांटेक्ट समझें क्या होता है। इसमें थोड़ा समझना पाथ ऑफ कांटेक्ट मुश्किल है। एक पॉइंट होता है एंगेजमेंट पॉइंट, जब भी गियर दो गियर मेश करते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है एंगेजमेंट पॉइंट और एक पॉइंट होता है डिसएंगेजमेंट पॉइंट।
और वो सारा काम एक इमेजिनरी सर्किल पे हो रहा होता है, जो कि आप टो में पढ़े होंगे। तो होता क्या है, पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से लेकर के पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट तक पूरा का पूरा पिच पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे इनवॉल्यूट प्रोफाइल के केस में। तो वो पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो पाथ ऑफ कांटेक्ट होती है। वो क्या होती है, पाथ ऑफ कांटेक्ट होती है। अब उस पाथ ऑफ कांटेक्ट के दौरान जो मेरा दांत है वो सर्कुलर पिच पे कितना चलता है, वो आर्क ऑफ कांटेक्ट होती है। ये इसका फिजिकल मतलब है। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट का बड़ा सा साइन में अंडर रूट में फॉर्मूला पढ़े होंगे, और आर्क ऑफ कांटेक्ट का भी पढ़े होंगे, जिसमें डिवाइड करते थे हम किससे, एंगल से। आप क्लियरेंस के बारे में, हाँ एक और बात, प्रेशर एंगल की बात करते हैं, जिसका मतलब है दाब कोण। अब दाब कोण जनरली जो प्रेशर एंगल होता है वो 14.5 डिग्री, बहुत सारे टाइप के नहीं होते हैं प्रेशर एंगल। किसमें, गियर में। उसका कारण है, गियर में एक टर्म आता है इंटरफ्रेंस। प्रेशर एंगल या तो खूब कम कर दें तो भी इंटरफ्रेंस की दिक्कत आती है, और प्रेशर एंगल बहुत बढ़ा दें तो भी दिक्कत है। सब में दिक्कत है, तो इसलिए प्रेशर एंगल ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। 2-3 वैल्यूज ही हैं प्रेशर एंगल के जो रखे जाते हैं। एक 14.5 डिग्री, एक दो और होते हैं आपको जानने चाहिए। आपके सिलेबस में 20 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20 डिग्री में भी दो होता है, एक फुल लेंथ होता है और एक स्टब्ड होता है। दो तरीके के गियर प्रोफाइल इसमें भी बनते हैं। आप प्रेशर एंगल क्या है जरा समझे। जब दो दांत किसी गियर के आपस में मिल रहे होते हैं तो वहां पे एक नॉर्मल बनता है, जो दोनों सरफेसेस से क्या होता है, नॉर्मल होता है। और एक लाइन ऑफ कांटेक्ट भी होती है। कुछ ऐसा ही फिगर आप पढ़े होंगे जब आप गियर पढ़ रहे थे टोम में। तो ये किसका पिच सर्किल है, किसी पिनियन का मान लीजिए, ये किसी गियर का मान लीजिए, और ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, सॉरी टेंजेंट है दोनों पिच सर्किल पे, ठीक है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे इसका अगर सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट है के, और ये पॉइंट ऑफ डिसएंगेजमेंट है एल, ठीक है। तो जो हमारा दांत का पहले एक दांत की पेयर की, अगर हम लोग एनालिसिस जब कर रहे थे सिर्फ एक दांत के पेयर की, तो जब हमारा एक दांत का पेयर यहाँ पे स्टार्ट किया था एंगेजमेंट, फिर जो वो कांटेक्ट है वो धीरे धीरे आपने देखा था कि वो एक लाइन में मूव कर रहा था, ठीक है। लाइन में मूव करने के कारण यहाँ तक वो आता है। चूंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर ये तो सर्कुलर मोशन होता है, तो एक लाइन में कैसे मूव कर सकता है। तो आपको ये बातें भी बताई गई होंगी कि कैसे पिच पॉइंट जो है वो लाइन में मूव करता है, ठीक है। और पिच पॉइंट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक लाइन की है, ठीक है। तो वो जो लाइन बनती है, ठीक है, और सर्कुलर पिच पे जो कॉमन टेंजेंट बनता है उसके बीच का एक एंगल होता है जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो जो एंगल है उसे ही प्रेशर एंगल कहा जाता है। एक्चुअली इसको वर्किंग एंगल भी कहा जाता है, कि कितना एंगल पे जो कांटेक्ट है वो बन रहा है थ्रू आउट मैशिंग, ठीक है।
इसके अलावा और क्या आपको पढ़ना है? इसके अलावा और कुछ आपको बचा नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है? तो इतने सारे चीज जो है आपको पहले जानने की आवश्यकता थी, कब? जब आपको गियर के एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना था, ठीक है। आपको तीन चीजों का मेजरमेंट आपके सिलेबस में है, वो आज मैं बता देता हूँ, कल उसका मेजरमेंट सीखेंगे। पहला जो है वो गियर पिच का है। गियर पिच में डायमीट्रल पिच है, सर्कुलर पिच है और मॉड्यूल, इन तीनों का मेजरमेंट आपको देखना है। उसके अलावा गियर के टूथ की थिकनेस आपको देखनी है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है। उसके अलावा आपको गियर टूथ के प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आपका जो सिलेबस में बचेगा वो होगा टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में आपको पढ़ना, प्रोफाइलोमीटर के बारे में पढ़ना है। फिर ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। एक दो टॉपिक और बच जाएगा इसमें। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना। उसके बाद ये बड़ा चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो गियर है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर गियर की ही आपके एलिमेंट्स मापने हैं। आपको हेलिकल, स्पाइरल या फिर स्क्यू, इन टाइप के गियर्स की एलिमेंट्स की मापन आपके सिलेबस में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।